हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक है अन्य प्रमुख जनजाति है। तो ये कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें हम एमसीक्यूज़ के साथ अन्य प्रमुख जनजातियों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है वो हमारा निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट लेक्चर है। आप प्लीज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लस इसके साथ कॉमेंट भी कीजिएगा कि आपको यूनिट 10 के बाद कौन सी यूनिट चाहिए। बहुत सारे कमेंट कीजिएगा कि आपको यूनिट 10 के बाद कौन सी यूनिट चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं अन्य प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। तो हम बात करें तो ध्यातव्य है कि मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियों के समूह पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सबसे बड़े जनजातीय समूह क्रमशः भील, गोंड और कोल जनजाति के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में से 3 सहरिया, बैगा और भारिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इन सब के अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख छोटी बड़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी जनजाति के बारे में, भिलाला जनजाति के बारे में। भिलाला मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है जो भील जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है। तो भिलाला मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, भील जनजाति की जो क्या मानी जाती है, उपजाति मानी जाती है, किंतु इनका भील जनजाति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। भिलाला जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। इसके बाद इसके अगर हम भौगोलिक विस्तार के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो अब हम भिलाला जनजाति के भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, खरगोन जिसे कहा जाता है, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में प्रमुख रूप से भिलाला जनजाति पाई जाती है। शारीरिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो यह जनजाति शारीरिक दृष्टि से भील जनजाति से भिन्न है। इनका कद ऊंचा, रंग गोरा, नैन नक्श साफ और सुंदर होते हैं। सामान्यतः इनका बदन गठीला, रौबदार चेहरा तथा रंग गुलाबी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भिलाला जनजाति कम, राजपूत अधिक लगते हैं। भिलाला जनजाति की उपजातियां या अगर हम गोत्र देखें तो भिलाला जनजाति की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ओखे, पटेलिया, बालिया। ध्यान रखना है, भिलाला जनजाति की 3 प्रमुख क्या हैं, शाखाएं हैं, ओखे, पटेलिया और बालिया। ओखे को तड़वाल भी कहा जाता है। भिलाला में इनका स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए पटेलिया और बालिया से ये विवाह संबंध नहीं रखते हैं। तो भिलाला जनजाति के 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ओखे, पटेलिया और बालिया। ओखे को तड़वाल भी कहा जाता है। भिलाला में इनका स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है और इसीलिए ये पटेलिया और बालिया से विवाह संबंध नहीं करते। भिलाला में अनेक गोत्र के नाम पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है, जमरा है, चौगड़ है, बोंदर है, कनाजिया, बघेल, औहरिया, सोलंकी, डावर, भीड़े, निंगवाल, नरगेंस, मुझालदा, मंडलई, रावत, परमार, डोडदा, टेडेडला। ये क्या है, ये जो हैं ये कुछ भिलाला जनजाति के क्या हैं, गोत्र हैं। जमरा, चौगड़, बोंदर, कनाजिया, बघेल, औहरिया, सोलंकी, डावर, भीड़े, निंगवाल, नरगेंस, मुझालदा, मंडलई, रावत, परमार, टेडेडला और डोडदा। इसके बाद अगर हम देखें तो ओखे और पटेलिया के गोत्र नामों में कहीं कहीं समानता पाई जाती है, फिर भी इनमें गोत्र और नातेदारी की व्यवस्था अलग है। इनमें जो गोत्र पाए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार है। तो क्या है, खपेड़, डामर, परमार, झरनिया, सोपड़ा, धूंध, धूंदिया, राठौर, भामर। इसके बाद हम अगर भिलाला जनजाति की सामाजिक विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे पहले परिवार देखते हैं। परिवार महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है तथा सामाजिक संगठन में परिवार की अहम भूमिका है। भिलाला जनजाति में संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। परिवार में मुखिया का स्थान सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशी और पितृस्थानीय होते हैं। पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो भिलाला जनजाति की एक पंचायत होती है और इस पंचायत का निर्माण पंचों द्वारा होता है। हर मोहल्ले से एक व्यक्ति को पंच के रूप में चुना जाता है। ये सारे पंच मिलकर सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। सरपंच उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उम्र में अधिक हो और आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। सरपंच जो भी निर्णय देता है उसका पालन करना सभी के लिए बंधनकारी होता है। सरपंच द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको पंचायत की मान्यता होती है तथा सभी को उसका पालन करना पड़ता है। प्रत्येक पंचायत में एक कोटवार होता है। कोटवार जहां एक और पंचायत के कार्यों में हाथ बटाता है, वहीं दूसरी ओर गाँव के तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराता है। तो
हमने सामाजिक संगठन में अगर हम पंचायत के बारे में देखें तो हमने पंच के बारे में पढ़ा, फिर सरपंच के बारे में, और प्रत्येक पंचायत में एक क्या होता है, कोटवार होता है। कोटवार जहां एक ओर पंचायत के कार्य में हाथ बटाता है, वहीं दूसरी ओर गाँव के तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराता है। सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म संस्कार के बारे में। भिलाला जनजाति में जब बच्चे के जन्म का समय होता है तो दाइन को बुलाया जाता है। जन्म के बाद 3 दिनों तक बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाता तथा उसे गुड़ और गर्म पानी कपड़े की रुई से पिलाया जाता है। बच्चे को पैदा होने के दिन कुछ नहीं दिया जाता है, उसे केवल ताड़ी या शराब शहद दिया जाता है। जो शहद बच्चे को दिया जाता है उसे कोपटे का शहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपटे का शहद। तो ध्यान रखना है, कोपटे का शहद किससे संबंधित है? भिलाला जनजाति से। इसके बाद 3 दिन बाद माँ को दलिया और गुड़ दिया जाता है तथा उसमें धावड़े का गोंद डाला जाता है। क्या डाला जाता है? धावड़े का गोंद। 10-15 दिन बाद जल पर्व पूजी जाती है। तो 10-15 दिन बाद क्या? जल पर्व पूजी जाती है, जिसमें पड़ोस के लोग आते हैं और बच्चे को धागा बांधते हैं। इसी दिन से बच्चे को समाज का सदस्य मान लेते हैं। इसी दिन ही बच्चे का नाम रख दिया जाता है। विवाह और विवाह प्रथाओं के बारे में अगर हम देखें तो विवाह व्यवस्था तथा परंपरा के अनुसार ही संपन्न होते हैं। भिलाला जनजाति में मुख्य रूप से पलायन विवाह, बलात विवाह और सेवा विवाह तथा व्यवस्थित विवाह क्या है? प्रचलित है। तो अब विवाह के बारे में पढ़ के जाना है हमें। इतना हर चीज़ भले ही नहीं याद हो, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अगर हम सामाजिक अगर तत्व के बारे में देखें तो हमें सामाजिक तत्व, विवाह और उपजातियों को ज़रूर पढ़ के जाना है। तो कौन कौन सी भिलाला जनजाति में मुख्य रूप से पलायन विवाह, बलात विवाह या जिसे सेवा विवाह कहते हैं, व्यवस्थित विवाह क्या है? प्रचलित है। व्यवस्थित विवाह क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह विवाह का वह प्रकार है जो एक व्यवस्था के आधार पर क्या होता है? संचालित होता है। भिलाला जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। सगोत्रियों तथा निकट संबंधियों में विवाह करना वर्जित है। यदि पत्नी का मूल्य चुकाने की स्थिति में हो तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। स्त्रियां तथा पुरुष पुनः विवाह कर सकते हैं। समाज में विधवा तथा विधुर विवाह को क्या है? मान्यता प्राप्त है। भिलाला समाज में बलात विवाह तथा प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यताएं प्राप्त हैं। तो इस तरीके से हमने विवाह के बारे में बात की। अब हम विवाह प्रक्रियाओं को देखते हैं। तो भिलाला जनजाति में भी विवाह की एक निश्चित प्रक्रिया है। भिलाला विवाह का सूत्रपात भी मगनी से ही होता है। विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, जिसे मानगड़िया कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए मानगड़िया का संबंध किससे है? विवाह प्रक्रिया से। और कौन सी जनजाति से है? तो कौन सी जनजाति से है? भिलाला जनजाति से है। तो ये हमने देखा कि भिलाला विवाह का सूत्रपात भी मगनी से ही होता है और विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मानगड़िया कहा जाता है। दहेज जवानी न होकर सांकेतिक आधार पर तय किया जाता है। दहेज को देज कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भिलाला जनजाति में दहेज को क्या कहा जाता है? देज कहा जाता है। दहेज कितना हो ये निश्चित करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से मक्का अथवा ज्वार के कुछ दाने एक कपड़े में बांधकर लड़के वाले को भेजे जाते हैं। एक दाना बराबर 100 रुपए का माना जाता है। भिलाला जनजाति में विवाह अधिकांशतः बैसाख महीने में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु संस्कार के बारे में। तो भिलाला जनजाति में मृत व्यक्ति को जलाने की परंपरा है। स्त्रियां कबाड़ा गाती हैं। तो ध्यान रखना है, हम बात करें किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं मृत्यु संस्कार के बारे में। तो मृत्यु व्यक्ति को क्या करने की भिलाला जनजाति में जलाने की परंपरा है और मृत्यु संस्कार के तहत ही स्त्रियां कौन सा गीत गाती हैं? कबाड़ा गीत गाती हैं तथा रोती हैं। कबाड़ा एक प्रकार का गीत होता है जिसमें मृत व्यक्ति के स्मरण को गीत में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाते रिश्तेदार मृत शरीर पर कफन डालते हैं और बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। तो नाते रिश्तेदार मृत शरीर पर क्या करते हैं? कफन डालते हैं और बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। मृत वाले दिन मृत व्यक्ति के घर खिचड़ी बनती है, जिसे घाट कहते हैं। 12वें दिन नुक्ता होता है। इसमें बहू अथवा बेटी बकरा लाती है, जो उस दिन क्या होता है? बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, नुक्ता क्या है? मृत्यु संस्कार है। किससे संबंधित है? तो ये जो है ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। मृत व्यक्ति के घर में खिचड़ी बनती है और उसे क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। नात रिश्तेदार जो है मृत शरीर पर कफन डालते हैं और बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। तीर्थ भोजन भी कब होता है? मृत संस्कार के तहत ही होता है भिलाला जनजाति के द्वारा। अनेक बार ऐसा भी होता है कि मृत व्यक्ति की अर्थी उठाने से पहले ही यह तय कर लिया जाता
जाता है कि मृत्यु भोजन में क्या बनेगा। मृत व्यक्ति को जलाने के बाद कहीं कहीं नदी आदि के किनारे भोजन बनता है और तथा सभी लोग भोजन कर वापस आते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, तीर्थ भोजन कहते हैं। तो इस तरीके से भिलाला जनजाति के मृत संस्कार के बारे में हमने बात की। अब हम भिलाला जनजाति के पर्व, उत्सव और त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पर्व जो है वो हमारा कौन सा है, दिवासा है। यह जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें बाढ़ देव की पूजा की जाती है। इसी दिन सती स्त्री तथा अकाल मृत व्यक्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना है, भिलाला जनजाति के पर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं और कौन सा पर्व है, दिवासा। दिवासा में क्या होती है, कौन से देव की पूजा की जाती है, बाढ़ देव की। दूसरा पर्व जो है वो राखी है। यह महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो 15-20 दिनों तक चलता है। राखी बांधने का समय शाम को निर्धारित है। यह राखी पालतू जानवरों को भी बांधी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अगला पर्व देखते हैं जन्माष्टमी। भिलाला जनजाति में जन्माष्टमी अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है और इस त्यौहार को ये लोग अठवी कहते हैं। तो भूलना नहीं है हमें कि जो भिलाला जनजाति के लोग हैं ये जन्माष्टमी को क्या कहते हैं, अठवी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अठवी जो है ये जो जन्माष्टमी है अठवी कौन सी जनजाति द्वारा कही जाती है, तो भिलाला जनजाति द्वारा। या अठवी किस पर्व को कहा जाता है, तो जन्माष्टमी पर्व को कहा जाता है। इसके बाद ग्यारस एकादशी को मनाए जाने वाले त्यौहार को क्या कहते हैं, ग्यारस कहते हैं। नेक्स्ट पर्व जो है वो नौ दुर्गे है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। इसमें चैत्र की नवरात्रि में नव दुर्गे की पूजा की जाती है तथा क्वार मास की नवरात्रि को गणगौर की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। दिवाली के बारे में अगर हम देखें, दीपावली पर्व में तो इस दिन ऊबा बाबा की पूजा की जाती है। तो ऊबा बाबा की पूजा कौन करता है, भिलाला जनजाति। यह ऊबा बाबा के एक पेड़ के नीचे होता है जहां मिट्टी के बर्तन तथा घोड़ा, गाय, बैल आदि चढ़ाते हैं। होली के एक पखवाड़ा पहले जहां होली जलाई जानी होती है, सेमल के पेड़ की एक डगाल काट कर उस स्थान पर गाड़ दी जाती है। कंडे यानी सूखा गोबर की माला बनाई जाती है तथा उस माला को इस सेमल की लकड़ी को पहनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बल्ल्या कहते हैं। तो इस तरीके से होली पर्व मनाया जाता है। अब हम भिलाला जनजाति के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो 7 मात्रा, शीतला माता को 7 मात्रा कहते हैं। 7 मात्रा की भी पूजा की जाती है। बच्चों की बीमारी आदि में खासकर 7 मात्रा को मन्नत दिए जाने का प्रावधान है। तो ध्यान रखना है, 7 मात्रा की पूजा कौन करते हैं, भिलाला जनजाति के लोग करते हैं। और 7 मात्रा का संबंध किससे है, शीतला माता से। बड़वा भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु होता है जो औषधि तथा झाड़ फूंक का कार्य करता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सभी उसी के पास जाते हैं। वह धागा बांधता है। अगर कोई रोगी अच्छा हो जाता है तो उसे मन्नत के अनुसार बड़वा दिया जाता है। तो बड़वा और हमने 7 मात्रा के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही देवता जो हैं ये किनसे जुड़े हुए हैं, भिलाला जनजाति से जुड़े हुए हैं। अब हम भिलाला जनजाति को क्या करते हैं, एक नज़र में देखते हैं। तो परिचय देखते हैं। भीलों की ये क्या है, उपजाति है। स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। भौगोलिक विस्तार झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम। शारीरिक बनावट कैसी है, शारीरिक संरचना के आधार पर इन्हें जनजाति कम, राजपूत अधिक कहा जाता है। उपजातियां ओखे, पटेलिया और बालिया है। सामाजिक संगठन संयुक्त व एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। भिलाला जनजाति में गांव की एक पंचायत होती है जिसका निर्माण पंचों से होता है। पंचायत का मुखिया गांव का सबसे बुजुर्ग और धनी व्यक्ति होता है। भिलालाओं की पंचायत में कोटवार होता है जो ग्रामीण वासियों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। विवाह कौन कौन से हैं, पलायन विवाह, बलात् विवाह, सेवा विवाह आदि का क्या है, प्रचलन है। अधिकतर विवाह वैशाख माह में संपन्न किए जाते हैं। विवाह में वर पक्ष दहेज देता है जिसे क्या कहते हैं, देज कहते हैं। जीजा और मंगनी की रस्म की जाती है जिसे मनगढ़िया कहते हैं। तो भिलाला जनजाति में विवाह उत्सव में कौन सा, विवाह की प्रथा में कौन सा क्या होता है, मानगढ़िया होता है। मृत्यु संस्कार में देखें तो मृत्यु व्यक्ति को जलाने की परंपरा। स्त्रियां मृत्यु पर कबाड़ा गीत गाती हैं। इस जनजाति में मृत्यु के बाद भिलाला घाट और नुक्ता की प्रथा तथा तीर्थ भोजन की प्रथा होती है। तो ध्यान रखिएगा, घाट क्या है, जब खिचड़ी खाते हैं, जिस भी मृत परिवार में मृत्यु होती है वहाँ पे खिचड़ी खाते हैं उसे घाट कहते हैं। नुक्ता की प्रथा और तीर्थ भोजन, ये तीनों ही मृत्यु संस्कार है। कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं, भिलाला जनजाति से। और स्त्रियां मृत्यु पर कौन सा गीत गाती हैं, कबाड़ा गीत। पर्व उत्सव और त्योहार में हमने क्या देखा, दिवासा, राखी, जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी को क्या कहते हैं, अठवी भी कहते हैं, ग्यारस, नौ दुर्गे, दीपावली, होली, ये जो है भिलाला जनजाति के प्रमुख पर्व उत्सव या त्योहार हैं। धार्मिक जीवन में 7 मात्रा की पूजा की जाती है। बड़वा भिलालाओं के क्या है, धार्मिक गुरु होते हैं। तो इस तरीके से हमने भिलाला जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कौन सी जनजाति के बारे में, अगरिया जनजाति के बारे में।
अगरिया जनजाति गोंड जनजाति की क्या है? ये अगरिया जनजाति गोंड जनजाति की उपशाखा है। ये लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं, अतः इनका नामकरण अगरिया हुआ है। तो लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं और इनका नामकरण क्या हुआ है? अगरिया। रसल व हीरालाल के अनुसार ये विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर हैं। यह अपनी उत्पत्ति आग या अग्नि से मानते हैं। अगरिया जनजाति के भौगोलिक वितरण के बारे में देखें तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी जिले में क्या करती है? निवास करती है। तो अगरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी जिले में निवास करती है। अगर हम अगरिया जनजाति की उपजातियों के बारे में देखें तो अगरिया जनजाति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। अगरिया जनजाति के मुख्यतः दो उपजातियां हैं, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। बेरियर एल्विन ने 4 भागों में बांटा है, पथरिया अगरिया, खलहा अगरिया, चोख अगरिया और मलाही अगरिया। तो बेरियर एल्विन ने कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है, पथरिया अगरिया, खलहा अगरिया, चोख अगरिया और मलाही अगरिया। अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजाति है। कद मध्यम, रंग सांवला, नासिक मध्यम से चौड़ी होती है, बाल हल्के घुंघराले, आंखें सामान्य से छोटी होती है। इनके निवास के बारे में देखें तो इसके मकान घास फूस के बने होते हैं जो एक कक्षीय होते हैं। पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र में गांव बसाते हैं जो केंद्रीकृत होते हैं। देवता के बारे में देखें तो अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों से माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। अगरिया लोग जो हैं वो अपने देवता को काली मुर्गी की क्या चढ़ाते हैं? भेंट चढ़ाते हैं। सामाजिक विशेषताओं अगर हम देखें तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, एकल व संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में है। यह उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन उपयोग में लाता है? तो ये अगरिया जनजाति के लोग। अगरिया जनजाति में बधू शुल्क क्या है? प्रचलित नहीं है। तो इसके बाद इनके अगर हम अगरिया जनजाति के खान पान के बारे में देखें तो इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस होता है। तो अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? सुअर का मांस है। मक्का से बना पेज एवं महुआ की बनी शराब का भी ये सेवन करते हैं। वस्त्र और आभूषण में पुरुष धोती, बनियान व बंडी पहनते हैं, स्त्री धोती, पोलका मतलब ब्लाउज पहनती हैं। इसके बाद सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। इनके प्रमुख देवता लोहासुर है, जिनका निवास धधकती हुई भट्टी है। तो इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास क्या है? धधकती हुई भट्टी है। इसके बाद अगरिया जनजाति में अगर हम देखें तो शवों को मुख्यतः दफनाया जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु व सम्मानीय व्यक्ति को मृत्यु के बाद जलाया जाता है। प्रमुख त्योहार अगरिया जनजाति क्या क्या है? बिदरी, नवाखाई, जवारा, होली, दिवाली, दशहरा। प्रमुख नृत्य परधौनी, कर्मा और झरपट है। भाषा छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और गोंडिया। प्रमुख नृत्य क्या है अगरिया जनजाति का? परधौनी, कर्मा और झरपट है। इसके बाद अगरिया जनजाति को पढ़ने के बाद हम किस जनजाति को पढ़ते हैं? पनिका जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पनिका जनजाति के बारे में। तो यह मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है जो कपड़े बुनने का क्या करती है? कार्य करती है। कभी क्वेश्चन में आए कौन सी जनजाति कपड़े बुनने का कार्य करती है तो कौन सी है? पनिका जनजाति। इस जनजाति के लोगों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का से क्या है? संबंध है। तो इस जनजाति के लोगों का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध है। पनिका जनजाति के लोग जो हैं वो कबीरपंथी होते हैं। ये इन्हें कबीरहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीरहा। यह अपनी उत्पत्ति देवी जी से मानते हैं एवं कबीर को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। अगर पनिका जनजाति के भौगोलिक वितरण के बारे में देखें तो पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के सदस्य हैं। इनकी त्वचा सांवली, आंखें काली, कद मध्यम और बाल जो हैं वो घुंघराले होते हैं। आवास अगर हम देखें पनिका जनजाति का तो मकान घास फूस बांस के बने होते हैं, जिन पर मिट्टी व गोबर का लेप होता है। ये पहाड़ों के ढलान पर व जंगलों के पास निवास करते हैं। इनके मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध रूप में बसे होते हैं। पनिका की उपजातियों के बारे में अगर हम पढ़ें
तो उपवर्ग क्या है? शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी। पनिका, कबीरपंथी तो हमें पता ही है। शक्ति और साकेत जो हैं ये भी क्या हैं? पनिका जनजाति की उपजातियां हैं। पनिका जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है। कुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुली होता है। तो ध्यान रखना है, पनिका जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई है और उन्हें क्या कहा जाता है? कुर, और कुर का मतलब कुली होता है। कई कुर मिलकर एक कुरहा का निर्माण करते हैं। कुरहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। इनके समाज के बारे में अगर हम देखें तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। इनमें परिवार एकल व संयुक्त प्रकार के होते हैं। विवाह इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, देवर भावी विवाह आदि क्या हैं? प्रचलित हैं। किसमें? पनिका जनजाति में। वधू मूल्य एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। धार्मिक विशेषताओं के बारे में देखें तो ये प्रकृति पूजक और बहुदेववादी होते हैं। सूर्य, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरही, हुल्की बाई आदि की पूजा करते हैं। वन माई, रात माई, बूढ़ा देव इनके पारंपरिक देवी देवता हैं। हिंदू धर्म के प्रभाव में ये राम, हनुमान, सीता की पूजा करते हैं। ये कबीरपंथी हो चुके हैं तथा इनका एक धर्म गुरु होता है जिसे क्या कहते हैं? मेती कहते हैं। तो जो पनिका जनजाति के लोग हैं ये क्या है? कबीरपंथी हो चुके हैं और इनका धर्म गुरु एक होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेती कहते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो भाषा क्या है? गोंडी, बैगानी, छत्तीसगढ़ी की मिश्रित बोली का क्या करते हैं? पनिका जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं। गोंडी, बैगानी और छत्तीसगढ़ी। नृत्य, कर्मा नृत्य, दशहरा, सैला, कर्मा, झरपट नृत्य आदि इनसे जुड़े हुए क्या है? नृत्य हैं। कर्मा, दशहरा, सैला, कर्मा, झरपट नृत्य जो हैं ये पनिका जनजाति से जुड़े नृत्य हैं। त्यौहार और पर्व में जवारा त्यौहार, नौरता त्यौहार, हेरता, दिवाली, दशहरा, होली ये सब इनके क्या हैं? त्यौहार हैं। जन्म मृत्यु संस्कार में शवाधान मूलतः सबको दफनाते हैं, लेकिन बुजुर्ग व अकाल मृत्यु के शव का क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं। अन्य तथ्य अगर हम देखें तो कबीरहा जो होते हैं, कबीर पंथी के लोग जो रहते हैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। यह जनजाति पारंपरिक वस्त्रों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस तरीके से हमने पनिका जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम बात कौन सी जनजाति से जुड़ी करते हैं? उराव जनजाति। उराव जनजाति के बारे में अगर हम देखें तो उराव जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। भाषा के आधार पर कौन से वर्ग की? द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। ये लोग स्वयं को, उराव जनजाति के जो लोग होते हैं ये स्वयं को क्या कहते हैं? कुरूख कहते हैं। इस जनजाति के लोग धांगड़, धनका, किसान आदि नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस जनजाति के लोग स्वयं को कुरूख कहते हैं और इस जनजाति के लोग धांगड़, धनका, किसान आदि नाम से जाने जाते हैं। अब हम उराव जनजाति का भौगोलिक विस्तार देखें तो ये जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली जिले में क्या करती है? निवास करती है। तो ये जनजाति कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली जिले में क्या करती है? निवास करती है। इनकी उपजाति या गोत्र के बारे में अगर हम देखें तो उपजाति कौन सी है? उराव, धांगड़, धनका, कोड़ा, ये जो है ये उराव जनजाति की क्या है? उपजातियां हैं। गोत्र क्या है? लकड़ा, तिग्गा, तिरकी, टोपो, मिंज, बेक, खलको, कुजूर, इक्का, ये सब क्या है? गोत्र हैं। तो उपजातियों में हमने क्या देखा? उराव, धांगड़, धनका और कोड़ा। गोत्र में लकड़ा, तिग्गा, तिरकी, टोपो, मिंज, बेक, खलको, कुजूर, इक्का, ये सभी जो हैं ये क्या हैं? गोत्र हैं। किसके? उराव जनजाति के। इसके बाद सामाजिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो उराव की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। गांव का मुखिया जो है वो महतो और पुजारी जो है वो क्या कहलाता है? बैगा कहलाता है। तो उराव जनजाति में गांव का मुखिया, महतो और पुजारी जो है बैगा कहलाता है। इस जनजाति में कई समवर्ती ग्राम परहा के रूप में संगठित होते हैं। कई ग्राम की जाति पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं। परहा पंचायत का प्रमुख परहा राजा कहलाता है। तो कई ग्राम की जाति पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं और परहा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? परहा राजा होता है। ग्राम पंचायत को गाँव परिषद भी कहा जाता है जिसे ये परहा भी कहते हैं। उराव का निर्णय प्रणाली राज्य विहीन विशेषता से क्या है? युक्त है। अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उराव की जो निर्णय प्रणाली है वो राज्य विहीन विशेषताओं से क्या है? युक्त है।
आवास के बारे में हम देखें तो इनके घर मिट्टी के बने होते हैं तथा छत लकड़ी व देसी खपरेल के बने होते हैं। घर की दीवार की पुताई हिंदू उराव काली मिट्टी व ईसाई उराव चूने से करते हैं। तो घर की दीवार की पुताई जो है वो हिंदू उराव जो है वो काली मिट्टी से और ईसाई उराव चूने से करते हैं। उराव जनजाति के खान पान के बारे में अगर हम देखें तो उराव जनजातियों का मुख्य भोजन चावल, कोदो का भात, गोदली व पेज है। इसके अलावा उड़द, मूंग की दाल व मौसमी सब्जी खाते हैं। त्योहार व उत्सव में चावल की शराब हंडिया बनाकर पीते हैं। तो ध्यान रखना है, चावल की शराब हंडिया बनाकर कौन पीता है? उराव जनजाति के लोग। इनके विवाह के बारे में अगर हम देखें तो इनमें बुंदे विवाह, इनमें क्या होता है? बुंदे विवाह, जिसे क्या कहा जाता है? बधुमूल्य विवाह, बंधवा विवाह यानी राजी मर्जी से, ठुकू विवाह जो है ये क्या है? लड़की द्वारा घर चुनना ठुकू विवाह कहलाता है, विधवा विवाह आदि पाए जाते हैं। तो अगर हम उराव जनजाति में देखें तो बुंदे विवाह, बंधवा विवाह, ठुकू विवाह, विधवा विवाह आदि पाए जाते हैं। और इनमें युवक युवती को विवाह पूर्व ही स्वेच्छा से साथ रहने की क्या होती है? अनुमति होती है। वस्त्र और आभूषण अगर हम देखें तो पुरुष छोटी धोती व अंगरखा पहनते हैं और महिलाएं लुगड़ा या पोलका पहनती हैं। पोलका किसे कहते हैं? ब्लाउज को कहते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखें तो जन्म मृत्यु संस्कार के बारे में बात करें तो उराव जनजाति में मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है तथा तीही नाहवाहन की रस्म पूरी की जाती है। तो ध्यान रखना है, तीही नाहवन की रस्म जो है वो किस जनजाति की में पूरी की जाती है? उराव जनजाति में। किससे जुड़ा हुआ है? मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ है। और इसी दिन के से मृतक के घर एवं परिवार को शुद्ध माना जाता है। तो तीही नाहवान जो है ये मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ उराव जनजाति से क्या है? संबंधित है। ईसाई उराव में मृत्यु के समय पादरी को बुलाया जाता है। तो ईसाई जो उराव होते हैं उनमें अगर मृत्यु होती है तो उसके समय क्या किया जाता है? पादरी को बुलाया जाता है। वह ज्ञान धर्म आदि का उपदेश देता है तथा पापों का प्रायश्चित कराता है। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और इसे अंतमलन संस्कार कहते हैं। क्या की जाती है? आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतमलन संस्कार। नृत्य और गान के बारे में अगर हम देखें तो उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य सरहुल, घुड़िया डंडा तथा कर्मा है। उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? तो ध्यान रखना है, सरहुल, घुड़िया डंडा और कर्मा है। प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो प्रमुख त्योहार कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली, नवाखाई, फागुन आदि हैं। तो उराव जनजातियों का प्रमुख त्योहार क्या है? कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली, नवाखाई, फागुन आदि। धार्मिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो धर्म के आधार पर उराव जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदू उराव और ईसाई उराव। उराव जनजाति के प्रमुख देव सूर्य देव हैं और गांव की देवी देवताओं में चंडी, अंधेरी पाठ, गांव देवी पाठ, राजा आदि हैं। जादू टोना पर इनका बहुत विश्वास होता है। तंत्र मंत्र के जानकार जो देवी देवता का पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। तो जादू टोना पर इनका बहुत विश्वास होता है और तंत्र मंत्र के जानकार जो देवी देवताओं का पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। पाहन जो होता है वो धार्मिक पुरुष होता है। इनका पूजा गृह जो है वो बगिया अथवा युवा गृह जो है वो क्या होता है? धूम कोरिया कहलाता है। तो ध्यान रखना है। हम बात करें उराव जनजाति के बारे में, उराव जनजाति का पूजा गृह बगिया और युवा गृह जो है वो क्या कहलाता है? धूम कोरिया कहलाता है। उराव के अनेक गोत्र टोटम से संबंधित हैं, जिनके नाम पशु पक्षी, मछलियों तथा वृक्षों के नाम पर क्या होते हैं? रखे जाते हैं। तो उराव जनजाति के बाद अब हम कौन सी जनजाति पढ़ते हैं? कवार जनजाति पढ़ते हैं। तो इसे कनवार या कमार जनजाति भी कहते हैं। कवार में 8 उपवर्ग हैं। कवार जनजाति में कितने उपवर्ग हैं? 8 उपवर्ग हैं, जिनमें से एक तंवर है जो स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। तंवर देखने में गोंड के समान होते हैं। कवार जनजाति गण चिन्हों तथा गोत्रों में विभाजित होते हैं। ये अपने गढ़ चिन्हों में वन्य पशु तथा आसपास की वस्तु जैसे सीसा, भंडार, छाता आदि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं? कवार जनजाति गढ़ चिन्ह तथा गोत्रों में विभाजित होते हैं। यह अपने गढ़ चिन्हों में वन्य पशु तथा आसपास की वस्तु जैसे सीसा, भंडार, छाता आदि का प्रयोग करते हैं। कवार जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन को बताते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो कवार जनजाति के लोग हैं ये अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन को बताते हैं। कवार जनजाति सैनिक कार्य को अर्थात फौज में कार्य करने को अपना क्या मानते हैं? परंपरागत कार्य मानती है। इसके बाद
कंवर जनजाति के भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या के बारे में अगर हम देखें तो प्रदेश में यह शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली जिले में निवास करती है। यह एक छोटी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या केवल 18,603 है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जो कंवर जनजाति है इतनी बड़ी जनजाति नहीं है, छोटी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है 18,603 है अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो। इसकी उपजातियाँ या गोत्र अगर हम देखें तो तंवर अथवा छत्तरी, राठिया, पेंकरा, चेरवा, दूध कवर आदि जो हैं वो क्या है उपजाति है। गोत्र कौन कौन से हैं तो गोत्र ध्यान रखना है हमें, उपजाति हमने क्या पढ़ी है तंवर या छत्तरी, राठिया, पेंकरा, चेरवा, दूध कवर, ये कंवर जनजाति की उपजाति है। गोत्र में क्या है बाधवा, बिच्छी, बिलवा, बोकरा, चंद्रमा, चवर, चीता, चुबा, धनगुरु, ढेंकी, दर्पण, हुंडरा, जाता, कोठी, खुमरी, लोधा, सुआ, फूलबंदिया, गंगलहतर, सोनवानी, माझी, नाहना, भैंसा, समुंद, कोडिया, दूध, आडिला, सोन परवार, जुआड़ी, भंडारी, सिकुटा, डहरिया आदि जो हैं ये क्या हैं गोत्र पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं कंवर जनजाति के क्या हैं गोत्र हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ गोत्र जो दिए गए हैं जो हमें याद होने चाहिए वो यही हैं। तो लोढ़ा जो है ये इसका टोटम क्या है जंगली कुत्ता, बीची का बिच्छू, सुआ का तोता, बोकरा का बकरी, चीता का बघेरा और बिलवा का जो टोटम है वो क्या है बिल्ली है। सामाजिक विशेषताएं अगर हम देखें तो कंवार जनजातियों में पितृवंशी तथा पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। इसके बाद कंवार जनजाति की पंचायत में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व तो कुरहा सरपंच का रहता है। तो कंवार जनजाति की पंचायत में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायी किसके पास रहता है कुरहा सरपंच का रहता है। कंवार जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है नौटिया कहते हैं। गाँव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गाँव को मिलाकर चक पंचायत होती है। अगर ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं हो पाता तो मुद्दा चक पंचायत में लाया जाता है और इसके बाद 7 उपजातियों की सतगड़िया पंचायत होती है। तो हम सामाजिक व्यवस्था देख रहे हैं। कंवार जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है और पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं नौटिया कहते हैं। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव को मिलाकर क्या होती है चक पंचायत होती है। अगर ग्राम पंचायत निर्णय नहीं ले पाती तो निर्णय किसके पास जाता है चक पंचायत, मुद्दा जो है चक पंचायत के पास जाता है और चक पंचायत जो है ये क्या करती है निर्णय लेती है। और इसके बाद 7 उपजातियों की, क्योंकि ये चक पंचायत कई लोगों से मिलकर बनी होती है, कई गांवों से मिलकर बनी होती है, तो 7 उपजातियों की जो पंचायत है इसे क्या कहा जाता है सतगड़िया पंचायत होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने को सभी क्या होते हैं बाध्य होते हैं। दुबे के अनुसार कंवार जनजाति की अदालत कार्यवाही उचित न्याय पर क्या होती है आधारित होती है। आवास के बारे में अगर हम देखें तो कंवार जनजाति गाँव में निवास करती है व इनके साथ अन्य जनजाति के लोग भी क्या करते हैं निवास करते हैं। कंवार जनजातियों के मकान मिट्टी के बने होते हैं। घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया रहती है। तो घर के अंदर अनाज रखने के लिए क्या होती है खोड़िया होती है। खान पान और भोजन के बारे में अगर हम देखें तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, किंतु इनमें मुर्गा का मांस खाना और शराब पीना क्या है वर्जित है। वस्त्र और आभूषण के बारे में अगर हम देखें तो स्त्रियां बहुत से आभूषण जैसे हाथ में कंकनी, चूड़ी, ऐठी, बाह में नागमोटी, पहुंची, गले में सूता, चांदी के सिक्कों का हार, कान में सुतना, नाक में फुलिया, पैरों में पैरी, साटी आदि क्या करती हैं पहनती हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखें तो जन्म संस्कार अगर हम पढ़ें कंवार जनजाति से संबंधित तो कंवार जनजातियों में प्रसव बुजुर्ग महिला या दाई द्वारा घर पर ही कराया जाता है। प्रसव के बाद प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता। विवाह संस्कार के बारे में अगर हम देखें तो कंवार जनजाति में विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति ही संपन्न कराते हैं। विवाह 5 चरणों में पूरा होता है। विवाह रस्म क्रमशः मंगनी, द्वारा मांगा, रोटी तोड़ना, विवाह एवं गौना रस्म अपनाई जाती है। तो विवाह 5 चरणों में पूरा होता है। विवाह रस्म कौन सी होती है मंगनी, द्वारा मांगा, रोटी तोड़ना, विवाह व गौना रस्म क्या की जाती है अपनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कंवार जनजाति में गुरावट तथा घर जमाई प्रथा क्या है प्रचलित है। तो कंवार जनजाति में विनिमय प्रथा यानी जिसे क्या कहा जाता है गुरावट तथा घर जमाई प्रथा क्या है प्रचलित है। विधवा को चूड़ी पहनने अथवा पुनर्विवाह की अनुमति है। सगोत्रीय विवाह जो है वो क्या है वर्जित है। इसके बाद मृत्यु संस्कार अगर हम देखें तो कंवार जनजाति में मृतक व्यक्ति को जलाने की प्रथा है। तीसरे दिन तीज नहाने की रस्म पूरी की जाती है। 10वें दिन पुरुषों एवं
10वें दिन पुरुषों का एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दाह कर्म किया जाता है। बच्चे के मृत्यु होने पर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। वह 5वें दिन ही क्या करते हैं, भोज कर देते हैं। 5वें दिन ही क्या किया जाता है, भोज कर दिया जाता है। 10वें दिन पुरुष का एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दाह कर्म किया जाता है। इसके बाद नृत्य और गान अगर हम देखें तो कंवर जनजाति में कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रहस आदि होता है। स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष सप्ताह, राम गीत, फाग आदि गाते हैं। तो कंवर जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं, कर्मा नृत्य, सुआ नाच, भोजली, राम सप्ताह, रहस आदि होता है। स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष सप्ताह, राम गीत, फाग आदि गाते हैं। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो क्या है, बार है। तो कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बार नृत्य है, बार नृत्य है। पर्व और त्योहार में क्या है, हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पीतर, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा आदि। तो प्रमुख पर्व में क्या आता है, हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पीतर, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा आदि। धार्मिक विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें कंवर जनजाति में, तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवी देवता दूल्हा देव, सगाई देवी, ठाकुर देव, शिकार देव, सरमंगला देवी, झगराखंड, बघरा देव, कुड़वा रमसा देवी, मातिन देवी व बंजारी देवी आदि हैं। तो कंवार जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में किनका नाम हमने पढ़ा, दूल्हा देव का, सगाई देवी, ठाकुर देवी, शिकार देव, सर्वमंगला देवी, झगराखंड, बघरा देव, कुड़वा रमसा देवी, मातिन देवी, बंजारी देवी आदि हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवताओं में सूरज, भूमि, नाग, बाघ, वृक्ष आदि की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो ये लोग फौज में काम करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। कंवर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में धान, कोदो, तिल, तिवरा, मूंग, उड़द आदि की फसलें लेते हैं। भूमिहीन परिवार अन्य लोगों के खेतों में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता, महुल पत्ता, चार, गोंद, हर्रा, धवई के फूल आदि से भी ये क्या करते हैं, अपनी आय अर्जित करते हैं। कृषि उपकरण में नागर, कोपर, कुदारी, टांगी आदि सामानों के साथ शिकार के औजार भी आते हैं। खैरवार जनजाति को हम पढ़ते हैं। उराव जनजाति के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, खैरवार जनजाति के बारे में। तो खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली ये मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का विशेषीकृत कार्य किया जाता है। इस जनजाति का भौगोलिक वितरण ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में है। तो इस जनजाति का भौगोलिक वितरण कहाँ है, ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में। यह जनजाति कैमूर पहाड़ियों में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानती है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो खैरवार जनजाति है ये जो है ये पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी, ये जनजाति कैमूर पहाड़ियों में स्थित खरियागढ़ को अपना क्या मानती है, मूल स्थान मानती है। और पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंदार नाम से जाना जाता है। पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, कोंदार नाम से। कैमूर पहाड़ी में स्थित खरियागढ़ को अपना क्या मानती है, ये जो जनजाति है ये अपना मूल स्थान मानती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मंडला और विंध्य क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को क्या कहा जाता है, खैरुआ भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति के लोगों को कोंदार नाम से जानते हैं और मंडला और विंध्य क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को खैरुआ भी कहा जाता है। खैरवार जाति के पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है। बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। तो ध्यान रखना है, बिरहोर जो है ये स्वयं को खैरवार की क्या मानते हैं, उपशाखा। खैरवार कत्था निकालने के अतिरिक्त वनोपज संचयन तथा मजदूरी का कार्य करते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है। इनमें महिलाएं भी पुरुषों के समान साहसी एवं फुर्तीली होती हैं। इस जनजाति के लोग अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व मनाते हैं एवं कर्मा नृत्य करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं धानुक जनजाति के बारे में। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष्क से हुई है जिसका अर्थ धनुष रखने वाला है। धानुक जनजाति के लोग मुख्यतः भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना जिले में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ध्यान रखना है कि धानुक जनजाति के लोग भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना जिले में निवास करते हैं। इनमें विवाह सामान्यतः बाल्यावस्था में हो जाता है। इसके बाद अगली जनजाति हम देखते हैं सौर या शोर जनजाति के बारे में। सौर जनजाति मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और
श्योपुर जिले में क्या करती है, निवास करती है। कहाँ? सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में निवास करती है। सौर लोगों में भवानी की पूजा की जाती है, जिसका एक नाम क्या है, दूल्हा देव भी है। अब हम बात करते हैं बिंजवार जनजाति के बारे में। तो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग जो है वो क्या कहलाता है, बिंजवार कहलाता है। अतः बिंजवार मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। बिंजवार बैगा जनजाति की उपजाति है। बिंजवार शब्द ध्यान रखना है, बिंजवार जनजाति किसकी, बैगा जनजाति की क्या है, उपजाति है। और यह मूलतः किसके हैं, द्रविड़ियन परिवार के होते हैं। और बिंजवार शब्द की उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा, बिंजवार पड़ा। विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर को ये अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। तो 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज कौन सी जनजाति मानती है, बिंजवार जनजाति मानती है। बिंजवार जनजाति प्रमुखतः रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में भी क्या करती है, निवास करती है। बड़े बिंजवार, सोनझार, बिरजिया, बिंजिया आदि इसकी क्या है, प्रमुख उपजातियां। इजीली याद हो जाएगा क्योंकि इसी के जैसा मिलता जुलता नाम है। तो बड़े बिंजवार, सोनझार, बिरजिया और बिंजिया आदि इसकी क्या है, उपजातियां हैं। रसेल और हीरालाल ने इन्हें कुशल कृषक और उन्नत खेती की विधि अपनाने वाला कहा है। बिंजवार की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय से संबंधित थे। कौन से, बिंजवार समुदाय से वीर नारायण सिंह का क्या था, संबंध था। बिंजवार विंध्यवासिनी देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, बिंजवार जनजाति के बारे में। अब हम बात करते हैं परधान जनजाति के बारे में। तो परधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मंत्री होता है। यह गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। तो परधान का संबंध किससे है, गोंड राजाओं के क्या होते थे, मंत्री होते थे। और संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मंत्री। परधान को पटरिया भी कहा जाता है। परधान की मातृभाषा गोंडी है जिसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। परधान गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं तथा इनकी आजीविका का साधन संगीत है। यह गोंड राजाओं के प्रसिद्ध गायक भी हुआ करते थे। तो परधान गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं तथा इनकी आजीविका का साधन जो है वो क्या है, संगीत है। ध्यान रखना है, परधान जनजाति के लोग जो हैं गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी आजीविका का साधन क्या है, संगीत है। ये गोंड राजाओं के प्रशस्त गायक भी हुआ करते थे। यह जनजाति प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी तथा बघेलखंड क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करती है। इसके बाद परधान जनजाति के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, मवासी जनजाति के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1,09,180 है, जो राज्य की जनजाति जनसंख्या का 0.71% है। तो अगर हम बात करें मवासी जनजाति के बारे में, तो मवासी जनजाति की कुल जनसंख्या 1,09,180 है, जो कि राज्य की जनजाति जनसंख्या का कितना है, 0.71% है। मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ तथा बैतूल जिले में क्या करती है, निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ तथा बैतूल जिले में क्या करती है, निवास करती है। अब हम बात करते हैं मांझी जनजाति के बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मांझी जनजाति की कुल जनसंख्या 50,655 है, जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का मात्र 0.33% है। तो मांझी जनजाति की जनसंख्या 50,655 है, जो मात्र राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 0.33% है। मांझी जनजाति मुख्यतः कहाँ पर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर तथा श्योपुर जिले में क्या करती है, निवास करती है। तो मांझी जनजाति कहाँ निवास करती है, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर और श्योपुर जिले में निवास करती है। पाओ जनजाति के बारे में देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में इसकी कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, 44,312 है, जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का मात्र 0.29% है। यह जनजाति मुख्यतः कहाँ पर, शहडोल, अनूपपुर और सतना जिलों में क्या करती है, निवास करती है। तो पाओ जनजाति मुख्यतः कहाँ, शहडोल, अनूपपुर और सतना जिलों में निवास करती है। इसके बाद आंध्र या आंध्र जनजाति के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 1971 की जनगणना अनुसार मात्र 8 थी। तो ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। और आंध्र जनजाति की अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 1971 की जनगणना अनुसार मात्र कितनी थी, 8 थी।
इसे पेनगंगा नदी घाटी की जनजाति भी कहा जाता है। तो याद रखना है हमें, पेनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? तो आंध्र जनजाति को कहा जाता है। आंध्र जनजाति को संस्कृत में आंध्र कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम आंध्र जनजाति का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? ऐतरेय ब्राह्मण में। किंवदंती के अनुसार सातवाहन राजाओं की उत्पत्ति आंध्र जनजाति से हुई। आंध्र जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में क्या होती है? पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार जनजाति के बारे में। टीकमगढ़ और सीधी जिले में पाई जाती है बिहार जनजाति। प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 से क्या है? कम है। तो बिहार जनजाति कहाँ पाई जाती है? टीकमगढ़ और सीधी जिले में। इसके बाद बिरहोर जनजाति मुख्यतः झारखंड की निवासी जनजाति है। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में बिरहोर जनजाति के छोटे समूह मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बिरहोर जनजाति के बारे में, तो मुख्यतः झारखंड की निवासी जनजाति है और मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के बिरहोर जनजाति के छोटे समूह मिलते हैं। इसके बाद कोलम जनजाति मूलतः नागपुर विदर्भ की जनजाति है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिलों में क्या करती है? निवास करती है। कोलम जनजाति नागपुर विदर्भ की जनजाति है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिलों में क्या करती है? निवास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं भिम्मा जनजाति। तो ये भिम्मा जनजाति के बारे में, यह जनजाति राज्य में सीमित रूप से पाई जाने वाली गोंड जनजाति की विशेष क्या है? उपजाति है। तो गोंड जनजाति की क्या है? गोंड जनजाति की विशेष उपजनजाति है। इसे मध्य प्रदेश में एक घुमंतु जनजाति माना जाता है। यह महाभारत कालीन भीम से स्वयं की उत्पत्ति मानने वाली क्या है? जनजाति है। तो भिम्मा जनजाति जो है यह महाभारत कालीन भीम से स्वयं की उत्पत्ति मानने वाली जनजाति है। यह स्थायी आवास नहीं बनाते। गोंड इनके क्या हैं? आश्रय दाता हैं। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जिलों में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो भिम्मा जनजाति है इसका विस्तार कहाँ? शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला जिलों में क्या होता है? पाया जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो नाचना गाना है। इनका प्रमुख त्योहार पर्व हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली आदि है। तो इनका प्रमुख जो त्योहार या पर्व है वो क्या है? हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली आदि। इनकी शारीरिक विशेषताएं अन्य जनजातियों से भिन्न होती हैं। इन्हें नाटाकत की जनजाति कहा जाता है। भिम्मा स्त्री जो होती हैं ये श्रृंगार प्रिय होती हैं। इसके बाद भिम्मा समाज में 4 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पैठुल या करेली विवाह, विधवा को चूड़ी पहनाना विवाह। तो भिम्मा समाज में 4 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। कौन कौन से? चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पैठुल या करेली विवाह, विधवा को चूड़ी पहनाना विवाह। भिम्माओं की विशिष्ट पहचान तूमा बाजा, इसे लौकी के तुम्बे से बनाया जाता है। तो भिम्माओं की विशिष्ट पहचान क्या है? तूमा बाजा, इसे लौकी के तुम्बे से बनाया जाता है। यह इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन है। भिम्माओं में 12 देव या बड़ा देव अथवा महादेव, नारायण देव, दूल्हा देव, पुरखा देव, सतमाई देव, शीतला माई, बंजारिन माता आदि प्रमुख देवी देवता हैं। तो इस तरीके से हमने भिम्मा जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। तो कोरवा एक कोल जनजाति की क्या है? उपजाति है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। मैयारी को कोरवा जनजाति की क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। तो मैयारी को कोरवा जनजाति की क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। यह एक कोल जनजाति की क्या है? उपजाति है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ सीमा पर क्या है? निवासरत है। कोरवा जनजाति के बारे में हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं हल्बा जनजाति के बारे में। हल्बा जनजाति की बसाहट मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में है। तो मध्य प्रदेश की जो हल्बा जनजाति है इसकी बसाहट कहाँ है? मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो भी अन्य जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उनको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड बुक में दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है भिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? तो जो अगर हम बात करें तो यहाँ नरोतिया, ओखे, पटेलिया और बालिया ऑप्शन दिया गया है। तो भिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरोतिया होगा। तो भिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? नरोतिया जो है ये भिलाला जनजाति की शाखा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? तो भिलाला जनजाति के द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? देज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ भोजन मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो तीर्थ भोजन मृत्यु संस्कार जो है ये भिलाला जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जन्माष्टमी पर्व को अड़वी कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा? भिलाला जनजाति के द्वारा जन्माष्टमी पर्व को क्या कहा जाता है? अड़वी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर ऊबा बाबा की पूजा की जाती है? तो ऊबा बाबा की पूजा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? बिलाला जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा किस जनजाति का धार्मिक गुरु होता है? तो बड़वा, ध्यान रखना है, बिलाला जनजाति का क्या होता है? धार्मिक गुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात मात्रा की पूजा मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो सात मात्रा की पूजा कौन सी जनजाति के द्वारा? बिलाला जनजाति के द्वारा। बिलाला जनजाति के स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिलाला जनजाति के स्त्रियों के द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत? कबाड़ा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर को अपना देवता मानती है कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़द दाल को शुभ संकेत में प्रयुक्त करते हैं। तो उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगरिया जनजाति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है? अगरिया जनजाति है जो कि लोहे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं। अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? तो सुअर का मांस जो है वो अगरिया जनजाति का क्या है? प्रिय भोजन है। कौन सा? सुअर का मांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा त्योहार व उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो ध्यान रखना है, चावल की शराब हंडिया का सेवन जो है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को पहना जाता है? उराव जनजाति के पुरुष के द्वारा अंगरखा जो वस्त्र है उसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति के युवा गृह को धूम कोरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति द्वारा त्योहार व उत्सव में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? नौटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौटिया। इसके बाद कमार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती है? तो बगरा देव, शिकार देव और दूल्हा देव की जाती है। कौन से देवता की? बाव देव की नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पैनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? पैनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? तो ये आंध्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महाक्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ के महाक्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध जो है वो बिंजवार जनजाति से है। बिंजवार जनजाति किसकी उपजाति है? तो बैगा जनजाति की क्या है? उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? तो हलवा जनजाति का मुख्य निवास वाला जिला जो है वो कौन सा है? बालाघाट है। कत्था बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो खैरवार जनजाति प्रसिद्ध है। पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है हमें, पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को कौंदार के नाम से जाना जाता है। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो कौन सी जनजाति है? मुड़िया जनजाति है जो घोड़ों को छूना भी क्या समझती है? पाप समझती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? तो पनिका जनजाति का संबंध किससे है? कबीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? तो किसका संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? प्रधान जनजाति का। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए पारधी जनजाति जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? तो पारधी का संबंध किससे है? चीतों से है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू में, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो कौन सी जनजाति है जो लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो अगरिया जनजाति जो है इसे लौह शिल्प में क्या माना जाता है? निपुण माना जाता है। ध्यान रखना है हमें, ये हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गए हैं ना उन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कवार जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति अपने
किस लिए जानी जाती है? तो लौह शिल्प के लिए अगरिया जनजाति जानी जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये कब शामिल हुए थे? 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपियार मूछ मैशे कला का प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। निम्न में से कौन सा कथन जो है ये कौन सा जो मेल है सुमेलित नहीं है? तो गोंड नगारची जो है गोंडों की उपजाति है, बिल्कुल ठीक है। भील बरेला की भीलों की जो उपजाति है वो बरेला है, ठीक है। बैगा की जो उपजाति है वो बिजवार है, ठीक है। भारिया की उपजाति जो है ये रोहिया। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उज्जवन जनजातीय संस्कार संबंधित है। उज्जवन जनजातीय संस्कार किससे संबंधित है? तो उज्जवन जनजातीय संस्कार दाह संस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो केंद्र का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? तो वन्या है। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने और सूचनाएं प्रसारित करने वाले रेडियो केंद्र का नाम क्या है? वन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशौला बोंगा आदिवासी त्यौहार है, तो देशौला बोंगा आदिवासी त्यौहार कैसा उत्सव है? बसंत उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियां वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि वो उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड हैं? तो मंडला जिले में 9 जनजातीय खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम वहाँ प्रचलित युवा गृह के नाम से सुमेलित नहीं है? तो माड़िया घोटुल युवा गृह है, मुंडा का गतियोरा, भुइया का रंगभंग, उरांव का धूम कोरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन जो है कह रहा है सही सुमेलित नहीं है? तो भुइया का जो रंगभंग है ये जो है ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उससे प्रचलित नृत्य का नाम सुमेलित नहीं है? भगोरिया का भील जनजाति का भगोरिया नृत्य, ठीक है। बैगा का परधौनी, गोंड का रीना, भिलाला किसका लिखा है? गोचो। गोचो जबकि किसका है? गोंड जनजाति का है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बैगा, सहरिया, गोंड और कोल जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो घोटुल क्या है? घोटुल जो है ये इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो बस्तर की घोटुल जो है वो मुड़ियाओं का क्या है? युवा गृह है। तो घोटुल बस्तर की मुड़िया जनजाति का है। भगोरिया हाट क्या है? तो ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद बेवार क्या है? तो बेवार की अगर हम बात करते हैं तो ये बैगा चक में बैगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती है। और कर्मा क्या है? तो कर्मा पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और क्या है? लोकगीत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थानों में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मंडला से कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो मंडला से जो जनजाति जुड़ी है उसका नाम क्या है? बैगा। झाबुआ से भील जनजाति जुड़ी हुई है। जबलपुर से, तो जबलपुर से अगर हम बात करते हैं तो माड़िया जनजाति, और बैतुल से कोरकू जनजाति का है क्या है? जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो संथाल, लुशाई, अनगामी और माड़िया। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो माड़िया जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है अन्य जनजातियों से संबंधित। ये लास्ट लेक्चर था जो कि अन्य जनजाति से संबंधित था। यूनिट 10 यहीं से कंप्लीट होती है पूरी तरीके से। इसके बाद आपको कौन सी यूनिट चाहिए प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट यूनिट को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।